जय हिंद दोस्तों। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस डेली करंट अफेयर वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे 13 अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड तक और शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। देखिए, पहला पॉइंट है केरला के बारे में। केरला जो कि बन गया है फर्स्ट डिजिटल स्टेट इन पब्लिक एजुकेशन। ठीक है, क्या हुआ है केरला में? क्या है, एक एजेंसी है जिसका नाम है केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 2018 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया, एक इनिशिएटिव लिया जिसका मकसद था केरला की पब्लिक एजुकेशन को पूरी तरीके से डिजिटल कर देना। ठीक है, और इन्होंने ये इनिशिएटिव जो शुरू किया था वो 2020 में आके अब पूरा हो गया है, यानी इस प्रोजेक्ट को इन्होंने 2 सालों के अंदर पूरा कर लिया। और इसीलिए जो केरला है अब बन गया है फर्स्ट डिजिटल स्टेट इन द पब्लिक एजुकेशन, यानी ऐसा स्टेट जिसके अंदर पूरी जो पब्लिक एजुकेशन है वो डिजिटल फॉर्म में चेंज हो गई है। हालांकि इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए जो केरला का खर्चा रहा है, जो एक्सपेंडिचर रहे हैं, वो लगभग लगभग 42.36 करोड़ रुपीस के रहे हैं। इतना इसका बजट प्रोजेक्ट का था, जिसके मद्देनजर ये सारी चीजें हमने अचीव कर ली हैं। अब देखिए इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या किया गया। सबसे पहली बात कि लगभग लगभग 3,74,274 डिजिटल सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया अमंग द 1627 स्कूल्स, यानी इतने स्कूलों में लगभग 3,74,000 करीब डिजिटल सर्विसेज को प्रोवाइड किया गया। इसके साथ साथ जो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल्स की लैब हैं, हाईटेक जो लैब हैं, उनको भी लगभग 11,275 स्कूलों में डेवलप किया गया, उनको बनाया गया। इसके अलावा टीचर्स को हमने क्या किया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की है, और जो कि टीचर्स की संख्या है 1,83,440। इतने टीचर्स को हमने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की है इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत। अब देखिए हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो हाईटेक क्लासरूम्स बनाए गए हैं, ये पब्लिक एजुकेशन रीजुवेनेशन मिशन के अंतर्गत बनाए गए हैं। ये आपसे पूछेगा एग्जाम में कि किस मिशन के अंतर्गत काम हुआ है, तो पब्लिक एजुकेशन रीजुवेनेशन मिशन। हम सभी जानते हैं कि रिपोर्ट्स के अनुसार जो केरला है उसका लिटरेसी रेट 96.2 है, जो कि भारत में हाईएस्ट है। सभी प्रदेशों के बीच में हाईएस्ट जो लिटरेसी रेट है वो केरला का ही है। ये भी आपको यहां से पता होना चाहिए। केरला के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है पुरानी वीडियोस में, वहां से जाकर आप कुछ पॉइंट्स केरला के बारे में इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट देख सकते हैं। फिलहाल 3 पॉइंट्स केरला के बारे में इंपॉर्टेंट है। केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, केरला के इस समय जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, और केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन। ये 3 नाम आपको यहां से ध्यान में कर लेने स्टैटिक के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग स्टार्टेड कामधेनु दीपावली अभियान। समझिए इसको क्या चीज है। ये कामधेनु दीपावली अभियान क्या किया है, इसके बारे में राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने इसको शुरू किया है। ठीक है, क्यों शुरू किया? शुरू करने का मकसद यह है कि जो भी गाय का गोबर है उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हमने ये शुरू किया है कामधेनु दीपावली अभियान। तो क्वेश्चन 2, किसने शुरू किया? राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। और क्यों शुरू किया? तो जो गाय का गोबर है उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया है। अब देखिए कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज इसमें शामिल हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, यानी 3 मंत्रालय, मत्स्य मंत्रालय, पशुपालन मंत्रालय और डेयरी मंत्रालय, 3 मंत्रालय इसमें शामिल हैं जिन्होंने ये पूरे अभियान को शुरू किया है। ये आपको ध्यान में करना है। क्या करेंगे दिवाली के मौके पर? हमको पता है कि हमारा पूरा बाजार जो है वो चीन के आइटम से, यानी चीन के जो वस्तुएं होती हैं उनसे भरा रहता है। चाहे वो चीनी लाइट हो, चाहे वो चीनी मूर्तियां हो, चाहे वो चीनी पटाखे हो, इन सब से हमारा मार्केट भरा रहता है। तो सरकार का मेन उद्देश्य ये भी है कि इस बार जो है वो स्वदेशी ही चीजों का प्रयोग किया जाए, यानी भारत के बाजार में स्वदेशी चीजें अपने शामिल ज्यादा रहें। इसीलिए क्या करेंगे, जो गोबर का प्रयोग है उनका प्रयोग हम करेंगे दिया बनाने में, उनका प्रयोग करेंगे धूप बनाने में, अगरबत्ती बनाने में, स्वास्तिक बनाने में, जो वॉल पीसेस होते हैं वो बनाने में। इसके अलावा जो गॉडेज और हमारे जो लक्ष्मी गणेश की जो मूर्तियां होती हैं उन मूर्तियों को बनाने में गोबर का प्रयोग हम करेंगे, और उसको लोगों के बीच में जाके हम लोग प्रमोट करेंगे, जिससे एक तो गोबर का उपयोग बढ़ जाए। गोबर का उपयोग बढ़ेगा तो गौ संवर्धन होगा। दूसरा, जो चाइनीज माल है, जो चाइनीज आइटम्स हैं, वो भी बाजार से हटाए जाएं, उनका भी प्रतिस्थापन किया जाए स्वदेशी वस्तुओं से। ये इसके मेन 2 उद्देश्य हैं जो आपको ध्यान करने हैं। 3 आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन। नाम अभियान का कामधेनु दीपावली अभियान, किसने शुरू किया? राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज में शामिल है? तो मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मिनिस्ट्रीज में शामिल है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की अगर बात है तो इसको कर लेते हैं। 2019 में इसको सेट किया गया था और इसके लिए 750 करोड़ यानी 750 करोड़ का एक बजट रखा गया था। मकसद क्या था इसका? इस आयोग का एक ही मकसद था, वो था गायों का विकास और उनका संरक्षण यानी डेवलपमेंट ऑफ कॉज। ठीक है, जो भी भारत में गाय हैं उनके संवर्धन और उनके विकास के लिए ही ये बनाया गया था, यही इसका काम है। क्या करता है? जितने भी भारत में पशु विज्ञान विद्यालय हैं, पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय हैं, जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, उन सबके साथ मिलकर जो गायों का प्रजनन है और गायों को जो पालने की विधियां हैं उन सब पर काम करता है, जिससे गायों का जीवन में सुधार आए, उनकी उत्पादकता में सुधार आए और लोगों के बीच में उनकी जो पहुंच है वो बढ़े। देखिए यहाँ पे एक बात और बताऊं आपको, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग को राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया था। अब ये गोकुल मिशन क्या है? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है इसको 2014 में शुरू किया था और इसका मकसद था भारत में गोकुल ग्राम्स का निर्माण करना। ठीक है, गोकुल ग्राम नाम से क्लियर है कि ऐसी जगह, ऐसे क्षेत्र जहां पर जितने भी हमारे मवेशी, मवेशी का अर्थ यहाँ पर केवल गाय से है, तो गाय से संबंधित जितने भी हमारे पशु हैं या जितनी भी गाय हैं उनको पालने, उनका विकास करने, उनके संवर्धन के लिए पूरे भारत देश में कुछ गोकुल ग्राम खोले जाएं जहां पर इनका विकास किया जाए। जो देसी नस्ल की गाय है उसका विकास यहां पर किया जाए, ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मकसद था जो कि शुरू हुआ था 2014 में। अभी तक की बात करें तो 2019 में 21 गोकुल ग्राम्स के लिए सरकार ने बजट इशू किया था जो कि बनाए जा रहे हैं, इन पे काम शुरू हो चुका है। और अगर बात करेंगे राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की तो इसको फिर गोकुल मिशन के अंतर्गत ही 2019 में शुरू किया गया। ऐसे पॉइंट यहाँ पे आपको ये ध्यान रखे। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अमेजॉन पे और उबर के बारे में। तो हम सभी जानते हैं अमेजॉन पे और उबर को। अमेजॉन पे एक ऑनलाइन वेबसाइट है जो विभिन्न तरह के सामानों की हमारे घरों तक डिलीवरी करती है और भी तमाम तरह की सुविधाएं हमको प्रोवाइड करती है। उबर की बात करें तो उबर एक ऐप है जो हमें टैक्सी सर्विस देती है, जो रेंट पर हमें टैक्सी अवेलेबल कराती है। ऐसी ये ऐप है उबर और अमेजॉन। तो अभी अमेजॉन और उबर ने क्या किया है, पार्टनरशिप कर ली है जो इंडियन यूजर्स हैं उनके लिए। कैसा? देखिए अमेजॉन और उबर ने कहीं किसी भी देश में कोई पार्टनरशिप नहीं करी है। भारत पहला बाजार है जहां पर ये लोग गठबंधन में आए हैं, जहां पर इन लोगों ने पार्टनरशिप की है। अब इस पार्टनरशिप पे होगा क्या? होगा ये कि जितने भी उबर यूजर हैं, यानी जितने भी लोग उबर से टैक्सी बुक करते हैं या उबर का इस्तेमाल करते हैं, तो अब उनके पास अमेजॉन पे से पेमेंट करने का ऑप्शन भी होगा। अभी की बात करें तो इस समय देखिए जो अपना उबर है वो क्या करता है, गूगल पे का इस्तेमाल करता है, पेटीएम वॉलेट का इस्तेमाल करता है, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता है या फिर कैश का इस्तेमाल करता है। इन जैसे पेमेंट ऑप्शन का वो इस्तेमाल करता है। अब इन्हीं पेमेंट ऑप्शन में एक पेमेंट ऑप्शन अमेजॉन पे का भी ऐड हो जाएगा। तो जिन लोगों के पास अमेजॉन पे वॉलेट है या फिर अमेजॉन पे का वो यूज करते हैं तो वो लोग अभी उबर का पेमेंट जो है वो अपने अमेजॉन पे अकाउंट से या अमेजॉन पे वॉलेट से कर पाएंगे। ऐसा ये पूरा सिस्टम यहाँ पर हुआ है। अब देखिए खास बात यह है कि अमेजॉन और उबर कहीं भी किसी भी देश में इस तरह का पार्टनरशिप नहीं करते हैं। भारत वो पहला मार्केट बन गया है जहां पर इन्होंने ऐसा पार्टनरशिप किया है, इसलिए न्यूज में ये आ गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उबर ने या अमेजॉन ने किस दूसरी अमेरिकी कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है, तो आपको यहाँ पे नाम ध्यान में रखना होगा। हालांकि इसके लिए यूज करने के लिए आपको अपने उबर अकाउंट में अमेजॉन पे ऑप्शन को ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसका यूज कर पाएंगे। तो वो अपनी एप्लीकेशन पे जाके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं जो है सीआरआई इंडेक्स के बारे में, जिसको रिलीज किया है ऑक्सफैम ने। ठीक है, क्या है ये? देखिए सीआरआई इंडेक्स का मतलब है कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। ठीक है, यानी किसी भी देश में इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए कैसे प्रयास हो रहे हैं, किस स्टैंड पे वो लोग खड़े हैं, इस चीज को बताने के लिए ये इंडेक्स जारी की गई है। किसने जारी की है? तो ऑक्सफैम ने जारी की है। अब भारत की दृष्टि से अगर बात करें तो भारत की दृष्टि से इसके जो रिपोर्ट हैं वो बहुत निराशाजनक हैं, क्योंकि भारत को रखा गया है 129वें स्थान पर। अब देखिए टोटल 158 कंट्रीज पर ही सर्वे हुआ था और उसमें भारत को 129वें नंबर पर रखा गया। इसका मतलब सीधी सी है कि भारत में अभी उस लेवल पर प्रयास नहीं हो रहे हैं इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए या कम करने के लिए। अगर मैं आपको बताऊं तो इस लिस्ट को अगर टॉप किया है तो देखिए नॉर्वे ने इसको टॉप किया है, और जो सबसे लास्ट में रहा है वो है साउथ सूडान। ये इस रैंकिंग में सबसे लास्ट में रहा है जहां पर इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए कोई काम नहीं हो रहा, या हो भी रहे हैं तो बहुत नीचे लेवल के हो रहे हैं। इसी रिपोर्ट में अगर भारत की बात करें तो इस रिपोर्ट ने बताया है कि भारत ने क्या किया है, अभी जो हमारा पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, इस पेंडेमिक सिचुएशन में अपने बजट का केवल 4% ही खर्च कर पाया है, इससे ऊपर नहीं खरा है।
और अगर इस इशू को हम देखें तो पूरे विश्व में भारत सबसे कम खर्च करने वाला चौथा देश है। ठीक है, तो ये एक भारत के लिए बहुत निराशाजनक बात है कि और देश इस पेंडेमिक से निकलने के लिए अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च कर रहे हैं, लेकिन भारत उतना पैसा यहां पर खर्च नहीं कर पा रहा। इस इमेज के साथ आपको तीन बातें पता लगेंगी। देखिए, ये जो पूरी इंडेक्स है ये तीन पहलुओं पर है, इसके तीन पिलर हैं, पब्लिक सर्विस पिलर, प्रोग्रेसिव टैक्स पिलर और वर्कर्स राइट पिलर। इन तीनों में देखें तो भारत की रैंकिंग देखिए यही है। अगर पब्लिक सर्विस पिलर की बात करें तो भारत की रैंकिंग है 141 141, यानी भारत में पब्लिक सर्विस जो है वो इतनी अच्छे स्तर की नहीं है। हालांकि जो प्रोग्रेसिव टैक्स पिलर हैं उसमें भारत 19वें नंबर पर है, यानी टैक्स सिस्टम में जो सुधार हुए हैं उसको यहां पर सराहा गया है। इसके अलावा अगर वर्कर्स के राइट की बात करें तो भारत बिल्कुल निचले स्तर पर है, 151 उसकी रैंक है। इन सबका जो एवरेज है वो ओवरऑल कितना निकल के आया, 129 हमारी जो ओवरऑल इंडेक्स को निकल के आया वो ये है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रख लेना है। तो देखिए, भारत में अभी बहुत जरूरत है कि भारत पब्लिक सर्विस की तरफ ध्यान दे, उनको आसान बनाने की ओर ध्यान दे, उनको सुलभ बनाने की ओर ध्यान दे। इसके अलावा जो वर्कर्स राइट हैं उस पर भी सरकार को इस समय बहुत काम करने की आवश्यकता है, ये रिपोर्ट ये हमें समझाती है। देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो तीन स्तंभ आपको याद कर लेने जो मैंने अभी आपको बताए हैं, पब्लिक सर्विस पिलर, प्रोग्रेसिव टैक्स पिलर और वर्कर्स राइट पिलर। ये तीन स्तंभों पर आधारित है रिपोर्ट, जिसके आधार पर सभी देशों को मापा गया है, उनको जांचा गया है। इसी रिपोर्ट की अगर बात करें तो इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो देखिए बहुत से बहुत आधी आबादी तक ही पहुंच पाती हैं, बाकी आधी आबादी तक वो नहीं पहुंच पाती हैं, बहुत मुश्किल से पहुंच पाती हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। ये आपको ध्यान में करना है। अगर इस इंडेक्स की बात करें तो दो लोग इसमें शामिल हैं, एक तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम मैंने लिया ऑक्सफैम इंटरनेशनल, वो शामिल है। दूसरा, इसी ने पार्टनर किया है डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल के साथ, जिसने जो बहुत सारे इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं उनका यूज किया था, उनसे डेटा लिया था, उनसे इंफॉर्मेशन ली थी और उस सबको कलेक्ट करने के बाद एक कलेक्टिव रिजल्ट, कलेक्टिव रिपोर्ट इन्होंने पेश की है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, दो नाम, एक तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल, दूसरा डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल, इन दोनों ने मिलकर ये रिपोर्ट तैयार की है। देखिए, करता क्या है, तो ये गवर्नमेंट्स को ही मॉनिटर करता है कि गवर्नमेंट्स आर डूइंग थ्रू देयर पॉलिसी कमिटमेंट्स टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी एंड टैकल द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, कि क्या गवर्नमेंट जो है वो अपनी पॉलिसीज में कमिटमेंट कर रही हैं इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने का या नहीं कर रही हैं, या फिर जो वो गैप होता है एक अमीर और गरीब के बीच का, क्या वो गवर्नमेंट फुलफिल करने के लिए, उसको कम करने के लिए काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। इन्हीं सब बातों को जांच पड़ताल करता है, इन्हीं सब बातों को देखता है। तो ये आपको यहां से ध्यान में दो तीन बातें अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रख लेनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो वर्ल्ड बैंक ने अभी इशू की है। देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो अभी भारत की दृष्टि से बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए ये क्या होता है, ये बाई एनुअल है, यानी द्विवार्षिक ये रिपोर्ट होती है, जिसको आपको ध्यान करना है। ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं कि कौन सी रिपोर्ट वार्षिक होती है, कौन सी द्विवार्षिक होती है, तो ये रिपोर्ट कैसी है, द्विवार्षिक है। दूसरा, इस रिपोर्ट में जो देश शामिल हैं उनके नाम याद करना बहुत जरूरी है। तो ये देश हैं, देखिए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये 8 देश जो हैं यही इसमें शामिल हैं जिनके लिए रिपोर्ट तैयार की गई है। तो ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट किसके लिए इशू की गई है, तो वो ये देशों के नाम ऑड वन आउट में वो आपसे पूछ सकता है। अब देखिए, इसमें सबसे खास बात क्या कही गई है, इसमें खास बात यह कही गई है कि भारत में जो स्कूल, ट्रेनिंग सेंटर, इंस्टीट्यूट जो बंद हैं कोविड 19 के कारण, उस बंदी की वजह से जो भारत को होने वाला नुकसान है वो करीब करीब 420 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो सकता है। यानी जो भी नुकसान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बंद होने से, स्कूल के बंद होने से जो भारत को हो रहा है, इसकी भरपाई करने के लिए भारत को लगभग लगभग 420 बिलियन अमेरिकी डॉलर से लेकर 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक खर्च करने पड़ सकते हैं। ये इसमें एक बात की गई है। अब नुकसान कैसे होगा, तो नुकसान ऐसे होगा कि जो ट्रेनिंग सेंटर बंद है उससे क्या हो रहा है कि हमारे जो लेबर है, हमारे जो लोग हैं, उनको टेक्निकल एजुकेशन नहीं मिल पा रही, उनको लेबर की स्किल्स नहीं मिल पा रही हैं, उनको और तमाम तरह की स्किल्स नहीं मिल पा रही हैं। जब उनको स्किल्स नहीं मिल पा रही हैं तो वो आगे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर ही नहीं पाएंगे, वो रोजगार कर ही नहीं पाएंगे। जब वो काम नहीं कर पाएंगे तो उससे भारत को नुकसान होगा, भारत में लेबर की कमी हो जाएगी, भारत में स्किल्स की कमी हो जाएगी, जिसको भारत को भरपाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से बहुत नुकसान भारत को झेलना पड़ सकता है। दूसरा, ये एक चार्ट बनाया गया है, जिस चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि भारत का जो नुकसान है वो बाकी तमाम देशों से सबसे अधिक है। तो ये नॉर्मल सी बात है, ये होना भी
चाहिए क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी है, भारत का जो रेवेन्यू है वो बड़ा है, भारत में जो लेबर है वो बड़ी है, तो इसलिए भारत का जो नुकसान है वो भी बड़ा ही होगा। ये सब इस ग्राफ के द्वारा दिखाया गया है इस रिपोर्ट में। देखिए इसी रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट ने 2-3 बातें कही हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। सबसे पहला कि पूरे दक्षिण एशिया में यानी जो पूरा साउथ एशिया है, उसमें इस कोविड-19 की वजह से ऐसा हो सकता है कि लगभग 5.5 मिलियन स्टूडेंट जो हैं वो ड्रॉप आउट हो जाएँ स्कूल से, यानी वो स्कूल से बाहर निकाले जाएँ या निकल जाएँ। क्यों? बहुत सारे लोग भारत में ऐसे हैं जो मध्यम आय वर्ग के हैं, जो मिडिल पेमेंट वाले सिस्टम है, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निम्न आय वर्ग से आते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए इस कोविड काल के बाद, क्योंकि उनके जॉब छूट गए हैं, क्योंकि उनकी नौकरियां जो बची कुची थी वो छूट गई हैं, इसीलिए अपने बच्चों को दोबारा स्कूल में डालना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो लगभग लगभग उम्मीद है कि लगभग लगभग 5.5 मिलियन स्कूल जो हैं, छात्र जो हैं वो स्कूल से बाहर हो सकते हैं। तीसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा गया वो ये कि इस कोविड की वजह से जो साउथ एशिया रीजन की जो इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी 7.7% तक 2020 में। और इसी में अगर भारत की बात करें तो भारत के लिए आंकड़ा और बड़ा है जो कि कॉन्ट्रैक्शन को दिखाता है 9.6%। यानी भारत की जो जीडीपी है, भारत का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो 2020-21 में 9.6% तक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ऐसा इन्होंने इस रिपोर्ट में कहा है। और भी तमाम बातें इस रिपोर्ट में कही गई हैं, हालांकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताए हैं। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में यहाँ पे 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके एग्जाम के लिए। सबसे पहला, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जो कि वाशिंगटन में है। दूसरा, इस समय जो यहाँ के अध्यक्ष हैं वो हैं डेविड मालपास, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट नाम है। तीसरा, कब बनाया गया था वर्ल्ड बैंक को, तो 1944 में इसको बनाया गया था। ये 3 बातें आपको यहाँ से याद करनी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, हरीश कोटजा जी के बारे में है। तो हरीश कोटजा जी को अभी प्राप्त हुआ है सेंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, हरीश कोटजा जी क्या है, एक फिलांथ्रोपिस्ट हैं जिन्होंने अभी क्या किया है, अमेरिका में जो बेघर बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत काम किए हैं, बहुत सारे सोशल वर्क वहाँ पे किए हैं, जिसकी वजह से इनको इस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब किसने दिया है, तो वहाँ एक एजेंसी है जिसका नाम है नेशनल एसोसिएशन फॉर द एजुकेशन ऑफ होमलेस चिल्ड्रन एंड यूथ। ठीक है, इस एजेंसी ने ही ये पुरस्कार हरीश कोटजा जी को दिया है, जिसका भी 32वां एनुअल कॉन्फ्रेंस हो रहा था 9 अक्टूबर को, तो 9 अक्टूबर को ये प्राइज इनको दिया गया। अब देखिए हरीश कोटजा जी क्या है, हरीश कोटजा जी क्या चलाते हैं, अमेरिका में एक एनजीओ चलाते हैं जिसका नाम है हिंदू चैरिटेबल, ठीक है, या हिंदू धर्मार्थ ऐसा करके इनका वहाँ फाउंडेशन है जिसके संस्थापक और अध्यक्ष हैं। इसके माध्यम से ही ये क्या करते हैं कि वहाँ पर जितने भी बेघर लोग होते हैं, या जो वहाँ के बेघर छात्र होते हैं, या जो भी और युवा होते हैं, उन सबको उनकी ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ें उपलब्ध करवाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं और बहुत सारे बैकअप्स उनको देते हैं। अगर हम रिपोर्ट देखें तो अब तक 11,000 से अधिक ऐसे बच्चे थे, ऐसे युवा थे जिनको स्कूल के शुरुआत में इन्होंने बैकअप्स दिए और भी तमाम तरह के उपहार इन्होंने दिए। तो इसीलिए इनको ये अवार्ड मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट का, क्योंकि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी ऐसे ही लोगों को दिया जाता है जो अपने अथक परिश्रम से, जो अपने कामों से ये सुनिश्चित करें कि जितने भी बच्चे उनके आसपास हैं या फिर जितने भी बेघर बच्चे हैं, उन सबको सुरक्षित समाज मिले, उन सबके भविष्य के लिए जो है वो अच्छी सुविधाएं उनको मिले, और इन सबके आश्रय का इंतजाम जो करते हैं, तो ऐसे लोगों को ये प्राइज दिया जाता है। ये आपको ध्यान में करना है। अगर बात करें हम इस एजेंसी की, तो इसकी 1989 में स्थापना की गई थी और इसीलिए की गई थी, इसी उद्देश्य के साथ की गई थी कि हम लोग इंश्योर हो सकें कि जो चिल्ड्रन है और जो यूथ है, तो उनको सभी जो लिविंग सिचुएशंस हैं वो मिल रही हैं, जो इक्विटेबल एंड एक्सलेंट सर्विसेज हैं पब्लिक स्कूल्स की, वो सभी जगह हैं देश में। इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए ये एजेंसी बनाई गई थी। ये आपको यहाँ से ध्यान में रख लेना है। आगे बात करते हैं अगली हम लोग मिनिस्टर सीएम चांग की, जिनकी अभी मृत्यु हो गई है 78 वर्ष की अवस्था में। देखिए नागालैंड के मंत्री थे ये, और नागालैंड में कुछ मंत्रालय जैसे पर्यावरण है, वन मंत्रालय है, और जो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, न्याय मंत्रालय है, तो ये इनके अंडर में थे। ऐसे कानून मंत्री के रूप में सेवारत ये थे, जिनकी अभी मृत्यु हो गई है 78 वर्ष की अवस्था में। अगर बात करें तो एक आईएएस अधिकारी थे और 2009 से लेकर 2013 तक लोकसभा के मेंबर भी रह चुके हैं, और जो यहाँ पे कार्यरत थे, अभी उनकी मृत्यु हो चुकी है। देखिए नागालैंड की यहाँ पे बात आई है तो नागालैंड के बारे में 3 बातें जरूर याद करेंगे हम लोग। कैपिटल नागालैंड की कोहिमा याद कर लीजिए, यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है आर एन रवि, और जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है उनका नाम जरूर याद कर लीजिए, नीफियो रियो यहाँ का नाम है, ये आपको यहाँ से याद कर लेना है।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस की। तो हमने सारे नोबेल प्राइज पढ़े हैं अभी पिछले कुछ दिनों में। कल ही हमने पीस का नोबेल पढ़ा है और आज इकोनॉमिक साइंस का नोबेल हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात समझिए, देखिए सभी नोबेल प्राइज जितने भी हैं उनकी शुरुआत 1901 से की गई, लेकिन जो इकोनॉमिक साइंसेस का नोबेल है इसकी शुरुआत की गई थी 1968 से। और किसने की? तो स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है सेवरिक्स रिक्स बैंक, ठीक है, इसने इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल की याद में, ठीक है। तो इसी पुरस्कार को जो इकोनॉमिक साइंसेस का नोबेल है इसको हम लोग सेवरिक्स रिस्क बैंक प्राइज भी बोल देते हैं, ये भी आपको ध्यान करना है। अब ये किसको दिया गया है? तो 2020 में पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को ये दिया गया है फॉर इंप्रूवमेंट्स टू ऑक्शन थ्योरी एंड द इन्वेंशंस ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट। जो नीलामी की थ्योरीज हैं या नीलामी के जो नए फॉर्मेट्स हैं उनको बनाने के लिए इन दोनों को ये वाला पुरस्कार दे दिया गया है। ये आपको यहां से ध्यान में रखना है। देखिए मैंने आपको बताया कि 1968 में इसकी शुरुआत की गई थी, है ना। जो रिक्स बैंक है वो नोबल फाउंडेशन से ही इसके लिए फंड प्राप्त करता है, लेकिन ध्यान रखना है आपको कि 1968 में इसकी शुरुआत किसने की थी? सेवरिक्स रिक्स बैंक ने ही इसकी शुरुआत की थी। देखिए अगर इकोनॉमी की बात करें तो हम लोग भारत की दृष्टि से बात करें तो भारत में भी दो लोगों को इकोनॉमिक साइंस का नोबल मिला है। एक तो थे अपने अमर्त्य सेन जिनको 1998 में मिला था, और एक है अपने अभिजीत बनर्जी जिनको लास्ट ईयर 2019 में ही इकोनॉमिक का नोबेल मिला था। तो ये दो नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। हालांकि अभिजीत बनर्जी जो है वो इंडियन मूल के हैं बट वो अमेरिकी नागरिक हैं, ये भी आपको यहां से ध्यान रखना है। तो ऐसे दो प्राइज आपको यहां पे ध्यान में रख लेने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट डे की। तो आज है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन। जी हाँ, आज 13 अक्टूबर को जो संयुक्त राष्ट्र है वो मनाता है दिवस, ताकि आपदा न्यूनीकरण यानी जो डिजास्टर रिडक्शन है उसके लिए लोगों का अवेयरनेस बढ़ पाए और उसके लिए हम जो प्रयास हैं वो कर पाए। हम लोग देखते हैं जनरली कि चाहे कितना भी साइंस हमारा डेवलप हो रहा है लेकिन आज भी आपदा नियंत्रण में जो हमारा डिजास्टर कंट्रोल सिस्टम है वो फेल हो जाता है। इतना ज्यादा वो हम लोग उसको नहीं मैनेज कर पाते हैं। इसीलिए इस दिशा में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए यूएन ये दिवस मनाता है, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन। 13 अक्टूबर को दिवस मनाया जाता है। अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में जो इसकी थीम रखी गई है वो है डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस। किस तरह से हमें इसका डिजास्टर को गवर्न करना चाहिए ये केवल इसीलिए है। अगर बात करें इसकी शुरुआत की गई थी 1989 में। देखिए 1989 में संयुक्त राष्ट्र ने शुरुआत की थी, उसके बाद काफी काम इसमें हुए हैं, काफी चीजें इसके लिए की गई हैं। अगर बात करें हम लोग डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की तो देखिए 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने सेंडाई फ्रेमवर्क को अपनाया था। ठीक है, ये सेंडाई फ्रेमवर्क क्या था? ये 2015 से लेकर 2030 तक की एक स्ट्रैटेजी है जिसमें हर साल के कुछ टारगेट फिक्स किए गए हैं कि किस साल में किस टारगेट को अचीव करना है। ठीक है, उन वो टारगेट की अगर हम बात करें तो तीन टारगेट हम लोग पढ़ लेते हैं, 2020, 2021 और 2022 का, क्योंकि ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। ये टाइम पीरियड आपको याद रखना है 2015 से 2030 तक का। क्या है टारगेट? अगर 2020 की बात करें तो 2020 में जो टारगेट है वो केवल ये है कि जितने भी देश हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, उनको हम लोग इंकरेज करें कि वो नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो स्ट्रैटेजीज हैं उनको अपनाएं, अपने देश में उनको लागू करें। ऐसे जो 2021 है अगर उसकी हम बात करें तो 2021 में जो भी इंटरनेशनल कोऑपरेशन है उसको बढ़ाया जाए, सस्टेनेबल और एडुकेट सपोर्ट के लिए उसको बढ़ाया जाए, केवल यही इसका टारगेट है। ऐसे 2022 में टारगेट जो है वो है मल्टी हजार्ड वार्निंग सिस्टम्स का, कि हम जितने भी लोग हैं वो ऐसे जो डेवलपमेंट हैं, ऐसे सिस्टम का डेवलपमेंट जो है उनको बढ़ावा दें और उनको हम लोग प्रयोग करें। ऐसे तीन टारगेट आपको याद कर लेने हैं। वैसे ये प्रोजेक्ट 2015 से लेकर 2030 तक का है जिनको अचीव कर लेना है। यहाँ पे एक संस्थान की बात कर लेते हैं जो कि है यूएनडीआरआर, यानी यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। इसकी बात कर लीजिए। देखिए इसकी बात करें तो 1999 में इसको फॉर्म किया गया था और हेडक्वार्टर जो है इसका वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नाम से क्लियर हो रहा होगा, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए ही सारे काम ये करता है। उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना, इंफॉर्मेशन गैदर करना, यही सारे काम ये संस्थान करता है। ये आपको यहाँ से ध्यान में रख लेना है। आगे कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। हम लोग सोलर सिस्टम की बात कर रहे थे, उसी कड़ी में, उसी सीरीज में आज हम सन से संबंधित सारे फैक्ट्स देखेंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, पूरे सोलर सिस्टम का जो 99.8% जो मास है वो हमारे सन के अंदर ही है, ये आपको ध्यान में करना है। बाकी का जो 0.2% बचा उसमें भी मैक्सिमम पार्ट जो है वो जुपिटर के साथ है और बाकी जो बचा कुचा पार्ट होता है वो बाकी प्लैनेट्स में बटा हुआ है, ये आपको ध्यान में कर लेना है।
दूसरा, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो हम सभी को मालूम है करीब-करीब 15 करोड़ किलोमीटर, यानी अगर माइल्स में बात करें तो 93 मिलियन माइल्स करीब-करीब दूर है पृथ्वी सूर्य से, ये आपको ध्यान में करना है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, देखिए 2 तरीके से क्वेश्चन पूछता है। अगर हम बात करें कि सन में कंपोजिशन में क्या-क्या है, तो देखिए परसेंटेज अगर हम देखें तो 91% हाइड्रोजन है और 8.9% हीलियम है। इसके अलावा जो बाकी बचा हुआ है वो कुछ और एलिमेंट इसमें हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें मास की दृष्टि से, द्रव्यमान की दृष्टि से, तो 70.6% है हाइड्रोजन और 27.4% है हीलियम। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हीलियम थोड़ा भारी होता है हाइड्रोजन से, इसीलिए भले ही से परसेंटेज में कम है लेकिन मास कैसा है उसका ज्यादा। तो दोनों क्वेश्चन अगर पूछेगा कॉम्पोजिशन तो परसेंटेज देखें तो 91% हाइड्रोजन है और 8.9% हीलियम है, बट बाय द मास अगर हम द्रव्यमान की दृष्टि से देखें तो 70.6% हाइड्रोजन है और 27.4% यहाँ पर हीलियम है। ये आपको ध्यान में करना है। देखिए एक पॉइंट यहाँ पर और भी है कि जो सन है इसको येलो ड्वार्फ स्टार बोला जाता है। इसको एक बार समझ लीजिए। देखिए जितने भी स्टार होते हैं तो उन सभी स्टार को वैज्ञानिक जो हैं वो कई तरीकों से डिनोट करते हैं। या तो येलो कहते हैं उसको, येलो स्टार, ठीक है, या फिर रेड स्टार बोलते हैं या फिर ब्लैक स्टार बोलते हैं, ऐसे उनके नाम होते हैं। ठीक है, तो ये कलर जो है ये इनकी एज यानी इनकी आयु को बताते हैं, इनके अंदर कितना फ्यूल रह गया है उसको बताते हैं। तो अगर येलो की हम लोग यहाँ पे बात समझें, येलो स्टार का मतलब ये होता है कि ऐसा स्टार जिसका आधा फ्यूल खत्म हो चुका है और आधा बचा हुआ है, तो ऐसे स्टार को हम लोग येलो स्टार बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे ही फिर ये रेड है और ऐसे ही फिर ये ब्लैक है जो आगे की श्रेणी में रहता है। तो सूर्य की बात करें तो सूर्य को हम लोग येलो ड्वार्फ स्टार बोलते हैं। इसका मतलब है कि इसका आधा फ्यूल अभी खत्म हो गया और आधा फ्यूल उसका बचा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट जो कई बार एग्जाम में आया कि जो सन की फोटोस्फीयर लेयर है यानी कि जो बाहर की लेयर है उसका टेम्परेचर कितना है। देखिए कई जगह आपको मिलेगा ये 6000 डिग्री लिखा हुआ, लेकिन ये लेटेस्ट फैक्ट है जो नासा की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा और भी तमाम ऑथेंटिक वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा कि 5500 डिग्री सेल्सियस ही फोटोस्फीयर का जो टेम्परेचर है वो है। ये आप याद कर लीजिए अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 6000 नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, कई जगह मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सन के सरफेस के बारे में। देखिए सन का जो सरफेस है अगर उसकी मोटाई हम देखें तो लगभग 500 किलोमीटर सरफेस उसका मोटा है, 300 मील उसको हो जाता है अगर बात करें मील्स में। ये कोई ठोस नहीं है ना, पूरी गैसों से ही भरा पड़ा है, कोई ठोस ये नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। एक बात जो इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद करिए। देखिए सन का जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसमें जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है ना। द टेम्परेचर इन द सन्स एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस विद द एल्टीट्यूड, ठीक है, रीचिंग एज हाई एज 3.5 मिलियन डिग्रीज फॉरेनहाइट। यानी ऊपर जाते जाएंगे सन के एटमॉस्फेयर में तो टेम्परेचर घटना चाहिए लेकिन वहां पे बढ़ जाता है। ठीक है, तो अभी लगभग 50 साल से मिस्ट्री बनी हुई है, इसको साइंटिस्ट देख नहीं पाए हैं, इसको सोच नहीं पाए कि ऐसा क्यों होता है कि सन की कोर से दूर जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है, घटना चाहिए बट वो बढ़ रहा है, हम लोग अभी इसको नहीं जान पाए हैं। हालांकि कई सारे मिशन हमने भेजे हैं और जो लेटेस्ट मिशन है नासा का उसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब, जो इसी चीज के अध्ययन के लिए और सन के बारे में तमाम अध्ययन करने के लिए भेजा गया है। देखिए सन के सबसे नजदीक में जाने वाला भी यही है पार्कर सोलर प्रोब, इससे पहले कोई भी इतना पास सन के नहीं गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मिशन की बात करें तो यहां पर एक मिशन की बात मैं और करता हूं, आदित्य मिशन भी है एक, जो कि इसरो का मिशन है, यानी भारत का मिशन है, जो कि सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो को भेजना है। तो अगर पूछेगा भारत का सूर्य के अध्ययन के लिए पहला मिशन कौन सा है या इसरो का मिशन कौन सा है, तो आपका नाम उसका आदित्य हो जाएगा, ये भी आपको यहां से ध्यान में कर लेना है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आज के इस वीडियो से कौन से क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उनकी बात हम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज कंप्लीटली डिजिटलाइज पब्लिक एजुकेशन इन इंडिया। किस स्टेट ने सार्वजनिक शिक्षा को पूरी तरीके से डिजिटल कर दिया है, तो उसका नाम जल्दी से मुझे ढूंढकर कमेंट करके बता दीजिए। आप सभी यहां पर एक्टिव रहते हैं, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द नेशनल कामधेनु कमीशन क्रिएटेड। कब बनाया गया था राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, हमने पढ़ा था, जल्दी से इसका कमेंट करके मुझे बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द नेशनल गोकुल मिशन लॉन्च। कब लॉन्च किया गया था राष्ट्रीय गोकुल मिशन, गौ संवर्धन के लिए लॉन्च किया था, गोकुल ग्राम इसमें बनाने थे, तो कब लॉन्च हुआ था, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए।
नेक्स्ट, which campaign was launched to promote to the use of cow dung on the occasion of Diwali? यानी दीपावली के अवसर पर गोबर के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अभी कौन सा अभियान शुरू किया गया है? जल्दी से मुझे अभियान का नाम ध्यान करके बता दीजिए, कमेंट कीजिए इसका आंसर फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द सीआरए इंडेक्स? यानी सीआरए इंडेक्स जो भी जारी की गई है ऑक्सफैम के द्वारा, उसमें भारत का स्थान क्या है? ये मुझे आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अवॉर्डेड द सेंड्रा नीज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 2020? किसको मिला है सेंड्रा नीज लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार? जल्दी से कमेंट इसका कीजिए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी से मुझे बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ऑन व्हाट डे इज द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन सेलिब्रेटेड ग्लोबली? कब मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र का आपदा न्यूनीकरण अंतर्राष्ट्रीय दिवस? जल्दी से मुझे कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिशंस हैज बीन सेंट बाय नासा टू स्टडी द सन? किस मिशन को भेजा गया है सूर्य के अध्ययन के लिए नासा द्वारा? जल्दी से इसका कमेंट करके मुझे आंसर बताइए। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज हमने देखे। कल फिर मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।